उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार और आपके साथ हूँ मैं आरजे इंद्र। और आज के कवि शायर हैं विपुल जोशी। विपुल जी एक कवि व आजाद ख्याल शायर के अलावा भी बहुत कमाल की शख्सियत हैं। फिल्म मेकर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और एक किताब उनकी ज्योतिष पर प्रकाशित हो चुकी है। बहुत सादगी का जीवन जीते हैं। तो विपुल जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कम्युनिटी रेडियो के सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो विपुल जी जैसे अभी हम आपकी कविताएं सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं जॉन एलिया की, तहजीब हाफी की बहुत सुगंधें आ रही थी और आप ऐसा लग रहा था कि हम एक ऐसे शख्सियत को सुनते ही जाएं। तो अभी अपनी कविताएं आप शुरू कीजिए। मतलब आपने काफ़ी बड़े लोगों का नाम लिया। मतलब जॉन एलिया का तो मैं मतलब वैसे प्रशंसक निजी तौर पे हूँ और बाकी तहजीब हाफी का भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन ये काफ़ी बड़े नाम है। मैं जो लिखता हूँ मैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ाद ख्याल लिखता हूँ। उसमें रदीफ़ और काफिया सही होते हैं, लेकिन जो बहर से वो चीज़ें खारिज होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जी। तो जैसे मैंने एक लिए लिखा है कि फूलों की दुनिया में मैं खार अच्छा हूँ। खार यानी कांटा बेसिकली, कि फूलों की दुनिया में मैं खार अच्छा हूँ पर यकीन करो सलाहकार अच्छा हूँ। क्या फूलों की दुनिया में मैं खार अच्छा हूँ पर यकीन करो मैं सलाहकार अच्छा हूँ। उसे हैरत है मैं उसको भूल गया, उसे हैरत है कि मैं उसको भूल गया। मुझे खुशी है मैं अदाकार अच्छा हूँ। वाह क्या बात है कि मुझे खुशी है मैं अदाकार अच्छा हूँ। उसने आंखों ही आंखों में पूछा हाल, उसने आंखों ही आंखों में पूछा हाल। मैंने कह दिया हाँ यार अच्छा हूँ, मैंने कह दिया हाँ यार अच्छा हूँ। मुझे रास नहीं आती आज़ाद हवा, मुझे रास नहीं आती आज़ाद हवा। मैं तेरी यादों में गिरफ्तार अच्छा हूँ, मैं तेरी यादों में गिरफ्तार अच्छा हूँ। मेरी जान तुम उस पार खुश रहना, मेरी जान तुम उस पार खुश रहना। ये सोच लेना मैं इस पार अच्छा हूँ, ये सोच लेना मैं इस पार। तो एक ऐसा लिखा था एक आज़ाद ख्याल। तो ये जो आप कविताएं लिखते हैं हम कहते हैं कि ज़िंदगी हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो ये क्या ज़िंदगी ने सिखाया है या फिर पहले से ही शौक रहा है आपका? इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे मैं तो एड एजेंसी में जॉब करता था ना, तो अभी भी क्या होता है कि जैसे मेरे बॉस लोग मैं मुंबई के कुछ एक प्रोजेक्ट करता हूँ। हाँ। तो क्या होता है कि अभी मुझे सपोज कोई प्रोजेक्ट करना है कि महिला सशक्तिकरण पे, फिर अगला प्रोजेक्ट होगा बिल्कुल ही अलग, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग है ना। तो मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे एक राइटर के तौर पे आप जितने लोगों से मिलते हैं है ना, आप उनसे सीखते हैं। फिर उसके बाद जब आप कॉमर्शियल राइटिंग में आ जाते हैं है ना, तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना पड़ता है। और फिर जितना आपका अनुभव होते चले जाता है वो शब्द आपके पास वोकैबुलरी इकट्ठा होती चली जाती है, आपके अपने अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार आप सोच के भी लिख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अनुभव उतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे आपका दिल टूटा और आप राइटर बन गए। तो वो राइटर अगर आप बने तो आप ना 10 से 15 दिन तक बन पाएंगे। हाँ, और उसमें 5-10 कविताएं जो आपने लिख ली तो लिख ली। तो आप ये अगर आपको, मैं तो पिछले 10 सालों से लिख रहा हूँ। हाँ। है ना, मेरी तो मतलब एक तरह से रोजी रोटी ही राइटिंग है। मैं अगर ज्योतिष की भी मैंने किताब लिखी है, उसमें 250 से ऊपर पेज हैं, तो वो भी मैंने लिखे हैं है ना। तो वो दिल टूट की ये ठीक है, लोग बोलते हैं, तो ऐसा मैं इसको मानता नहीं हूँ इस चीज़ को बिल्कुल भी। जैसे बहुत सारे कहते हैं कि आपका दिल टूटा हो या फिर आप बहुत खुश हो तभी आपके भाव निकलते हैं, लेकिन ये भाव कभी भी निकल सकते हैं। इसमें तो नैसर्गिक नहीं, इसमें तो रदीफ काफिया की जरूरत पड़ती है ना, भाव में रदीफ काफिया गाएंगे। मतलब ये मैं ठीक है, वो आप जैसे वो बोलते हैं कि वाल्मीकि जो थे वो पहले कवि थे, उन्होंने एक पक्षी को मरते हुए देखा और पहली कविता उनके मुंह से फूटी। तो ये है कि जो भाव हैं, नवरस हैं जीवन के है ना, वो जब आप पे हावी होगा कोई एक रस, तो वो आपको एक रास्ता तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। हाँ। लेकिन आप ये सोचें कि आपका दिल टूटा है, कि आपने एक जनरल परसेप्शन आप नहीं बना सकते किसी के लिए कि यार इसका दिल टूटा है तो राइटर हाँ। बन गया है ना, ये कभी भी संभव नहीं है। हमने आपकी कविताएं देखी तो उसमें वियोग भी है, दुख भी है, प्रेम भी है, मिलन की इच्छा भी है और मैं तो आपको सही को छोड़ देने का एक भाव भी है। मैं तो आपको सही बताऊं, मैं तो ना वो लिखता हूँ कि जो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। साफ सी बात यह है ना, जो मतलब एक तरह से मैं आपको सुना रहा हूँ और आपको अच्छा लगता है, या और क्या है ना, 2-3 टॉपिक्स हैं जो जिस पर आदमी मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें आदमी बहुत जल्दी गिड़गिड़ा हो जाता है। हाँ। है ना, भावुक हो जाता है। प्रेम हो गया, गरीबी हो गई है ना, ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जिस पे आदमी की एकदम हो जाता है। तो और फिर ये होता है कि हम अपने आसपास भी देखते हैं होते हुए, कई बार हमारा कोई दोस्त होता है उसका दिल टूट जाता है, कई बार चलो हमारा भी टूट जाता है ना। तो वो एक आसपास जो दिखता है, हम तो वो लिखते हैं कि जो हमें आसपास दिख रहा है। तो इसी पे फिर आपकी एक और कविता शायरी जी। तो देखिए अब जैसे मैंने अभी ये लिखा था, तो मैं इसका बता देता हूँ कि मेरे को ख्याल भी कहाँ से आया था। तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी ना, मैंने गमले लगा रखे हैं काफी सारे। हाँ। तो कुछ एक पौधों का मैंने जगह बदली थी है ना, कि तो क्या होता है जब जगह बदलते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। हाँ। है ना, चाहे आप उसे पानी रखो या कैसे रखो, तो मतलब उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। और धूप अगर थोड़ा भी ज्यादा है तो उसको वो खत्म कर देती है। तो ना यहाँ से इसका पहला थॉट आया था कि देख कर एक मंजर जी मेरा घबरा गया है,
देखकर एक मंजर। जी मेरा घबरा गया है, तेरे नाम पर लगाया पौधा मुरझा गया है। तो आप देखिए थॉट तो वहां से आया ना, मतलब मैंने अपना पौधा देखा और वो मुरझा गया, तो मैंने उसको वहां से जोड़ दिया। अब इसका कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने लगाया भी नहीं किसी के नाम का पौधा, है ना, मैं तो साफ बता रहा हूँ। तो ये क्राफ्ट है बेसिकली, कि आप उसको कैसे बुनते हो और कैसे खूबसूरत कैसे लगता है वो, कि वही बात एक राइटर में और एक आम आदमी में फर्क है कि राइटर जब उस बात को देखता है तो वो एक अलग पहलू देखता है उस चीज का, है ना। तो मैं इसको सुनाता हूँ कि देखकर एक मंजर जी मेरा घबरा गया है, तेरे नाम पर लगाया पौधा मुरझा गया है, इश्क के इम्तिहान में पास नहीं हुए कभी, इश्क के इम्तिहान में पास नहीं हुए कभी, इश्क के इम्तिहान में पास नहीं हुए कभी, लेकिन हर बार लगा पेपर अच्छा गया है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि अरे मेरा पेपर तो बड़ा अच्छा गया है, तो लेकिन हम जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो, है ना। मतलब वो पूछते हैं कि आपका आंसर कितना आया 7, तो हम सोचते हैं अरे हमारा तो जेबरा आया था आंसर, वो चीजें हैं। तो कि इश्क के इम्तिहान में पास नहीं हुए कभी, लेकिन हर बार लगा कि पेपर अच्छा गया है। उसके बाद कोई दिल में दाखिल ना हुआ, उसके बाद कोई दिल में दाखिल ना हुआ, लगता है वो बाहर से ताला लगा गया है, लगता है वो बाहर से ताला लगा गया है। जो सब तेरे अपने हैं, जो सब तेरे अपने हैं, तो आखिर क्यों, जो सब तेरे अपने हैं तो फिर आखिर क्यों, आंखों की ओर ध्यान सिर्फ हमारा गया है, आंखों की ओर ध्यान सिर्फ हमारा गया है। कहानी में लड़की को मेहंदी लग चुकी है, कहानी में लड़की को मेहंदी लग चुकी है, नौकरी के लिए लड़का शहर चला गया है। क्या बात है, नौकरी के लिए तो ऐसे, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी प्रेम करते हैं, कभी ना कभी हमको दुख होता है, कभी ना कभी वियोग होता है, तो सभी जो आपकी कविताएं हैं बिल्कुल रिलेटेड हैं, तो तभी हमको सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि मतलब मैं भी जो राइटर होता है वो अपने आसपास की चीजों से उठाता है ना, मतलब जैसे अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से, अपने मित्रों से। और फिर ये होता है कि मुझे लगता है कि जैसे क्या होता है ना, एक जो फास्ट बॉलर होता है और एक जो अच्छा बॉलर, वो स्विंग आती है उसको ना, तो राइटर को बस एक स्विंग आती है, मतलब भुवनेश्वर कुमार की तरह। हाँ बस, मतलब वो एक राइटर को बस ये होता है कि उसको जो बात कहने का तरीका उसका हल्का सा घुमावदार होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, और उससे कहीं ना कहीं बात में वजन बढ़ जाता है। तो इसी वजन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और आप वैसे तो कमाल की शख्सियत है, जैसे कि हमने बात की, आपने मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, ज्योतिष पढ़ा हुआ है, इस पे रिलेट करके भी कुछ आपने लिखा, या फिर इस तरीके से यहाँ से भी कोई प्रेरणा मिली आपको? तो मैं देखिए, अगर आप राइटर है ना, तो आपका मनोवैज्ञानिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी आप पढ़ पाएंगे कि मतलब वो आदमी इतना हंस रहा है कि वो जो एक उन्होंने लिखा है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, तो वो आपको आना चाहिए बेसिकली ना। और फिर क्या है ना, एक वो जो होता है कि दूसरे की पीड़ा देख पाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसको अपनी जगह पर रख पाना, है ना। कि अगर सपोज एक आदमी, आप एक ऑफिस में नौकरी करते हैं और एक आदमी आपके पास छुट्टी मांगने आ रहा है, तो आप उसे सीधे मना ना करें, उसका कारण जाने, हाँ। तो वो मुझे लगता है वो एक राइटर के तौर पर बहुत जरूरी। तो जब मैं अपने तीनों फील्ड देखता हूँ कि एज ए राइटर, एज ए मनोवैज्ञानिक और ज्योतिष में भी जितने लोग आते हैं, तो कुंडली देखना तो एक उसका प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग की जरूरत वहां भी पड़ती है ना। और फिर जितनी आपने दुनिया देखी होती है, सपोज आपके पास एक आदमी आया, बोला अरे मेरा तो पाँव का नाखून टूट गया, तो आप उसे बता सकते हैं कि अरे भाई तेरा तो खाली पाँव का नाखून ही टूटा है, एक व्यक्ति का तो पाँव ही नहीं है, है ना। तो ये देखो, अगर मैं उस बिना पाँव वाले व्यक्ति से नहीं मिलाऊंगा जीवन में कभी, एक राइटर के तौर पे, तो आज मैं उसको यहाँ नहीं बता पाऊंगा ना। तो ये दृष्टिकोण वो नहीं बता, क्योंकि मैंने दुनिया देखी नहीं है। तो एक राइटर के तौर पे आप जितनी ज्यादा दुनिया देखते रहते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे भी आप निखरते चले जाते हैं, और एक ज्योतिषी के तौर पे भी वो आपका काम आसान कर देती है। तो ऐसा आपके कवि के रूप में वापस आते हैं और आपकी एक और कविता सुनते हैं जी। तो एक ये है कि जहन में कोई सवाल नहीं था, जहन में कोई सवाल नहीं था, बिछड़ने का मलाल नहीं था, जहन में कोई सवाल नहीं था, बिछड़ने का मलाल नहीं था, मैं तुम्हारे बिना भी जिंदा रहा, मैं तुम्हारे बिना भी जिंदा रहा, क्या ये कोई कमाल नहीं था, क्या ये कोई कमाल नहीं था, एक पल भी ऐसा नहीं बीता, एक पल भी ऐसा नहीं बीता, जिस पल तेरा ख्याल नहीं था, जिस पल तेरा ख्याल नहीं था, वो सारे रंग ले गया उसके बाद, वो सारे रंग ले गया उसके बाद, हाथों में अबीर गुलाल नहीं था। क्या बात है कि हाथों में अबीर गुलाल नहीं था, तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास, तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास झूठी बातों का जाल नहीं था, झूठी बातों का जाल नहीं। तो जो ये कविताएं होती हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके संबल भी देती हैं, जिसका प्यार में थोड़ा सा कह सकते हैं उतना सफल नहीं हुआ, या फिर जिंदगी के रंग उतने नहीं देखे, तो एक कवि आपकी जिंदगी के रंग दिखा देता है कि ये कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी आप एक फक्कड़ी में रह सकते हैं, बिल्कुल खुश रह सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि क्या है ना, कि जैसे आध्यात्म में भी ये बात बोलते हैं कि क्या है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो अगर उसको ना सही दिशा नहीं मिलेगी, सपोज मैं बहुत बार अभी मैं हस्तरेखा के उसमें रिसर्च के तौर पे मैं बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में गया, है ना। तो मैंने एक बात पाई वहां, मैंने ये सोचा कि एक बच्चा, छोटा बच्चा
जिसको माता पिता 600 या 700 रुपए में भेज के एक आर्ट स्कूल में भेज सकते थे, है ना, 700 रुपए की फीस में एक आर्ट स्कूल भेज सकते थे, एक क्रिकेट के स्टेडियम में भेज सकते थे, फुटबॉल के में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं भेजा। पढ़ाई का बोझ या 10 तरह की चीजें डाली। आज उन माँ बाप को 7,000 रुपए या 70,000 रुपए नशा मुक्ति केंद्र में देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने उसकी ऊर्जा का रूपांतरण ही नहीं किया, आपने उस बच्चे की ऊर्जा को सही दिशा ही नहीं दी। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर बच्चा क्लास में टॉप ही करे, हाँ जी, है ना। तो अब एक बच्चा कुछ भी बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है। मैं कह रहा हूँ, अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्रिकेट में तो स्कोप ही नहीं है, अरे तो जरूरी थोड़ी वो क्रिकेटर बने, वो उसके बाद हर्षा बोगले की तरह इंडिया का सबसे बड़ा कमेंटेटर बन सकता है ना, आकाश चोपड़ा बन सकता है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा कोच बन सकता है वो। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी असफलता की कहानी सुना के भी 10 लोगों को सफल बना सकते हैं। अगर मैं अपनी असफलता की कहानी सुनाऊंगा कि भैया कि आपको ये काम नहीं करने हैं, तो क्या पता 10 लोगों की मदद होगी, नहीं होगी उस चीज से। लेकिन क्या है कि जिस तरह का हमारा परिवेश है ना, वो कि भैया पहले आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, कि भैया ये सब इस रेस में जा रहे हैं तो आप भी इस रेस में जाओ। तो मुझे लगता है ना ये बड़ा खराब है यहाँ का। ये समाज का एक समाज का तरीके से बना हुआ है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज करनी है, राइट। तो मतलब ना मुझे वही लगता है कि इतने जो ऊर्जा का रूपांतरण नहीं है, है ना। तो लेकिन कविताएं ये है कि कविताओं के माध्यम से भी आप अपनी ऊर्जा का रूपांतरण तो कर ही सकते हैं। जैसे बहुत बार एक साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में बोलते हैं कि राइटिंग थेरेपी होती है, राइटिंग थेरेपी, है ना, कि बहुत से लोगों को साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि आप डायरी लिखा करें रोज, है ना, आप ये लिखा करें, वो लिखा, क्योंकि जो आपके अंदर का जो गुस्सा है, एंगर है, जो 9 रस है, कि मेरे को हमेशा लगता है कि 9 रस में से जिस भी रस की अधिकता होगी वो आपको पागल बनाने में सक्षम है। प्रेम आपको पागल बना सकता है, गुस्सा आपको पागल बना सकता है, जरूरत से ज्यादा प्यार आपको पागल बना सकता है, जो बोलते हैं माँ का वात्सल्य, वो तक आपको, मतलब कई बार होता है कि बेटा बलात्कार करके आता है या खून करके आता है, माँ बोलती नहीं मेरा बेटा तो सही है, अब वहाँ पे उसका जो है ना बहुत अधिक हो जाता है। हाँ, वो अधिक है, क्योंकि उसकी माँ को लगता है मेरा बेटा तो सही है, राजकुमार है ना, कहते भी कि अति सर्वत्र वर्जते, राइट। तो मुझे लगता है कि एक कविता या लेखन इसमें भी आपकी हेल्प करता है, ऊर्जा देता है कि आपकी एक ऊर्जा का रूपांतरण सही होता है। तो दर्शकों की ऊर्जा को भी हम बढ़ाते हैं और नई कविता लेके आ रहे हैं विपुल जोशी जी। तो देखिए, अब जैसे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रेम पे लिखता हूँ, तो एक मैंने ऐसा लिखा है कि मजबूरियां थी वरना दिल को तमाम उम्र वहीं रहना था, कि मजबूरियां थी वरना दिल को तमाम उम्र वहीं रहना था, जहाँ पहाड़ थे, पगडंडी थी, नदी थी और झरना था। कि मजबूरियां थी वरना दिल को तमाम उम्र वहीं रहना था, जहाँ पहाड़ थे, पगडंडी थी, नदी थी और झरना था। चेहरे की मुस्कान तो हर हाल में बनी ही रहती है, चेहरे की मुस्कान हर हाल में बनी ही रहती है। तुम्हें आंखें पढ़नी थी मेरी, तुम्हें लहजा पढ़ना था, तुम्हें आंखें पढ़नी थी मेरी, तुम्हें लहजा पढ़ना था। बिछड़ना तो मुकद्दर होगा उसका नहीं अफसोस, बिछड़ना तो मुकद्दर होगा उसका नहीं अफसोस। हाँ अफसोस ये है इतनी जल्दी नहीं बिछड़ना था, हाँ अफसोस ये है इतनी जल्दी नहीं बिछड़ना था। है कुछ बातों का अफसोस लेकिन ये खुशी भी है कुछ बातों का अफसोस लेकिन ये खुशी भी है। मुझको उससे ज़्यादा मिला जितना मैंने सोचा था, कि मुझको उससे ज़्यादा मिला जितना मैंने सोचा था। और वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, आदमी से कैसे गिले शिकवे, वक्त वक्त की बात है, आदमी से कैसे गिले शिकवे। आदमी आदमी नहीं था, आदमी तो बस आईना था, आदमी आदमी नहीं था, आदमी तो बस आईना था। जिस तरीके से आपने आईने को देख लिया जी, मतलब क्या होता है कि जो आपका जैसा आपका समय चल रहा होता है वैसे ही समाज का समय आपके साथ चल रहा होता है। हाँ। आपका समय बुरा है तो समाज भी आपके साथ बुरा है, समाज भी हमको खुश दिखेगा। हाँ। हम दुखी है हम देखेंगे कि सब दुखी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा अगर आप संपन्न हैं, आप खुश हैं, तो समाज भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा कि और वैसी उतनी इज्जत देगा आपको। अगर आपका वक्त बुरा चल रहा होगा तो आपको लोग भी मतलब कहेंगे अरे जैसे मैंने फटे कपड़े पहने हैं, मेरे पास ढंग की शर्ट नहीं है, तो दूसरा भी मुझसे उसी तरीके से व्यवहार करेगा। बिल्कुल। और मैंने बहुत अच्छे वो किया है तो मुझे सम्मान भी उसी तरीके से मिलेगा। जी बिल्कुल। तो इसी कड़ी में एक और कविता आपने बहुत सारी लिखी है। हाँ, मेरा यही है, मैं रोज लिखते रहता हूँ कुछ ना। तो देखिए एक और लिखा था ये कि मशहूर थे जो कल तक, मशहूर थे जो कल तक आम हो गए, मशहूर थे जो कल तक आम हो गए, पल भर में कम इंसान के दाम हो गए। कि पल भर में कम इंसान के दाम हो गए। और कुछ भोले लोग मुझसे बहुत बेहतर थे, है ना। कई बार परिस्थिति नहीं मिल पाती व्यक्ति को और बहुत टैलेंटेड होता है, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कुछ भोले लोग मुझसे बहुत बेहतर थे। मुझको दुख है कि वो नाकाम हो गए, मुझको दुख है कि वो नाकाम हो गए। ख्वाब देखे पर देखी नहीं अपनी जेबें, ख्वाब देखे पर देखी नहीं अपनी जेबें, और फिर EMI के गुलाम हो गए। और फिर
दिखाता है लोअर मिडिल क्लास जी। मिडिल क्लास की जिंदगी को। आजकल तो ये मतलब मुझे लगता है हर जगह ही है, मतलब लोग क्रेडिट कार्ड से इतना वो आप क्या है ना, आप अपनी आवश्यकता नहीं देखता व्यक्ति कि सामने वाला क्या कर रहा है वो देख रहा है। तो उस मुझे लगता है इस वजह से भी आजकल काफी लोग आर्थिक संकटों से जो जूझ रहे हैं, वो उसका एक कारण ये भी है तो कि लोग सिर्फ लग्जरियस लाइफ चाहते हैं और वो भी देखा देखी करना। हाँ, मतलब लग्जरियस लाइफ तो खैर हर कोई चाहता है, लेकिन लोग क्या है ना, दूसरे के जिंदगी जैसी लाइफ चाहते हैं। हाँ। उसकी चाहे उसकी परिस्थिति बिल्कुल अलग हो। दूर के ढोल सुहाने हम कहते हैं ना, जी, जी। तो उसी जी। किस्म का हम इसमें देखते हैं। कि कुछ भोले लोग मुझसे बहुत बेहतर थे, मुझको दुख है कि वो नाकाम हो गए। ख्वाब देखे पर देखी नहीं अपनी जेबें, और फिर EMI के गुलाम हो गए। वक्त की नब्ज को जो नहीं टटोल पाए, वक्त की नब्ज को जो नहीं टटोल पाए, उनके पुश्तैनी घर तक नीलाम हो गए। हाँ, ये वास्तविकता भी। ये वक्त की नब्ज को जो नहीं टटोल पाए, उनके पुश्तैनी घर तक नीलाम हो गए। कातिलों को इज्जत मिली शहर में, मोहब्बत करने वाले बदनाम हो गए। क्या बात है। कातिलों को इज्जत मिली शहर में। विपुल जी, आप बहुत अच्छे कवि होने के साथ साथ एक फिल्म मेकर भी हैं, और वहाँ पर आप किस तरीके की फिल्में अधिक बनाते हैं, या फिर किस तरीके से आप कार्य करते हैं, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। मैं तो बेसिकली ना शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ वैसे ना, मतलब ऐसी बड़ी फिल्में नहीं बनाता, शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। तो वो मैंने अभी तक लगभग 5-6 बनाई हैं। हाँ जी। तो ये था कि जब मैं मुंबई गया था तो हर कोई फिल्म ही बनाना चाहता है ना, डायरेक्टर बनना चाहता है हर कोई। तो मैं तो बेसिकली जिंगल वगैरह गाने वगैरह लिखने गया था। फिर जैसे जैसे मैं एड एजेंसी में जाता रहा, तो मुझे लगा कि यार मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट करी, और फिर मैंने 2 फिल्में बनाई थी मुंबई में। फिर उसके बाद मैं यहाँ गया, तो मैं यहाँ भी उसको बना ही रहा हूँ, उस तरह की चीज़। तो अभी भी आप फिल्म प्रोडक्शन में भी हैं। हाँ, अभी एक और शॉर्ट फिल्म है, उस पर हम अभी काम कर रहे हैं जी। तो लेकिन यह है कि वही होता है कि बहुत सी चीज़ें अभी चलती, जैसे मैं अभी मेरी किताब भी आई है ज्योतिष पे, है ना। हाँ जी। तो वो आदमी बहुत सी चीज़ों में फंस जाता है। तो यह है कि उसको हम फरवरी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ये भी जुलाई चल रहा है। ये तो आपने फंसने की बात की कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट लेता है, लेकिन किस तरीके से ये सारी चीजें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती हैं? मतलब कि आप एक है कि आप एक ही काम करते जा रहे हो, दूसरा आप अलग अलग रोल्स के हिसाब से अपने आपको फिट कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या फर्क आता है इनसे? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप एक तो बहुत व्यस्त हो जाते हैं। हाँ। है ना, तो आपको परेशानियों के बारे में जिंदगी की सोचने का समय नहीं मिलता। दूसरा यह है कि आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तो वो है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ। जिसको ये समझ में आ गया, तो उसके बाद तो फिर जिंदगी स्वर्ग ही है। जिसको एक बार ये समझ में आ गया कि हम सोचते हैं अरे यार वो तो बड़े मजे में, लेकिन जब आप उसे करीब से देखते हो तो आपको पता चलता है उसके जीवन में क्या है ना। तो मुझे लगता है कि जब आप इतने फील्ड्स में रहते हो, और बहुत लोग ना मुझसे ये सवाल करते हैं कि अरे आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। तो मैं हर बार मतलब मैं तो बोलते बोलते थक गया, लेकिन मैं हर किसी को बोलता हूँ कि क्या है ना, ये सारे फील्ड अगर आप देखो तो एक ही हैं। हाँ। सब ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए फील्ड हैं सारे के सारे। एक राइटर के तौर पे भी मैं ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर रहा हूँ, है ना, एक राइटर के तौर पे। एक ज्योतिषी के तौर पे भी मैं ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहा हूँ। हाँ। है ना, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे भी मैं ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहा हूँ। एक पोएट के तौर पे भी मैं ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहा हूँ, है ना। तो आप देखते हैं तो वो सारे फील्ड एक ही हैं एक तरह से। तो सब कुछ मिलके कहीं ना कहीं एक मिल जाता है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, जैसे ना मतलब ज्योतिष के थ्रू, मतलब अगर मेरे को कई बार जैसे विदेश से भी जो इंडिया के लोग हैं वो विदेश फोन करते हैं, तो उनकी परिस्थिति के बारे में पता चलता है। तो अगर मैं कल के दिन में मुझे कोई कहानी लिखनी हो, है ना, कोई कहानी लिखनी हो एक वैसे व्यक्ति के बारे में, तो एक तो मैं जो उसके साथ मेरे अनुभव है मैं वो लिख सकता हूँ आसानी से। फिर उसके बाद क्या मैं उसको फोन करके भी पूछ सकता हूँ 10 चीजें। मेरा एक सर्किल बढ़ रहा है ना मेरा, फिर मैं उससे वो पूछ सकता हूँ। और कई बार ये हो सकता है कि मैं उसको बोलूँ कि यार एक किताब है वहाँ, है ना, वो मुझे भिजवा। तो बहुत से वो है कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड ही है सारी चीजें। मतलब अगर मैं कहूँ तो आप सोशल कैपिटल बढ़ा रहे हो, मतलब मैं सामाजिक पूंजी को बढ़ा रहे हो। किस तरीके से आपके नेटवर्क होंगे, किस तरीके से नए नए विचारों को आप ले रहे हो, और फिर हर किसी को एक संदर्भित करते हुए अपना एक दृष्टिकोण बना रहे हो, जहाँ पर कि आप सब में हो, सबकी तरह सोच सकते हो, सबके प्रति सहानुभूति रख सकते हो, परानुभूति रख सकते हो, और खुद की जिंदगी में जो गम है, जो थोड़ी सी कम खुशियां हैं, उसमें अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। मतलब एक्सट्रीम में आप कभी नहीं जाओगे। हाँ, मुझे लगता है कि ये अगर आप इतने लोगों से मिल जाते हैं ना, तो हाँ। ये गम जैसी चीज तो आपके जीवन में रहती ही नहीं है। और मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद ना फिर खुशी भी नहीं रहती है। वो समावस्था आ जाती है जीवन में कि मतलब अगर आपको लॉटरी लग गई तब भी आप उतने खुश नहीं है, अगर आपको लॉस हो गया तब भी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये जो सब है ना ये क्षणिक है ये सब चीजें। मतलब ऐसे मैं कोई बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे को अब इतना समझ में आ जाता है कि ये जितनी भी चीजें ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस चीज के लिए आज आप पाव भर खुश हैं, हाँ। है ना, जिस चीज के लिए आज आप पाव भर खुश हैं, 10 साल बाद उसी चीज के लिए आप आधा किलो दुखी होंगे।
और जिस चीज़ के लिए आज आप पाव भर दुखी हैं, 10 साल बाद आप उसी चीज़ के लिए आधा किलो खुश होंगे। मतलब आप समभाव में रहना सीख जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो स्थिति आ जाती है आपकी, आपको, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना कि जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेरे को एक 18 साल का लड़का भी हर दिन मिलता है ना, जो बोलता है कि अरे भैया मेरी नौकरी लग जाएगी ना, सब सही हो जाएगा। हाँ, हम ये बोलता सोचते हैं पहले कि ये हो जाएगा। हाँ, तो बहुत कुछ तो हो जो एक जाएगा। 18 साल का लड़का होता है वो ये बोलता है कि भैया मेरी नौकरी लग जाती है, सबसे ज्यादा। फिर जब वो फिर अगला कोई व्यक्ति होता है जो 22 साल का होता है, बोलता है भैया 15,000 रुपये मिल जाते हैं ना, सब सही हो जाता है। अच्छा सही है। फिर जो थोड़ा बड़ा होता है वो बोलता है 30,000 मिल जाते हैं ना, सब सही होता है जीवन में। फिर एक होता है जो बोलता है 1 लाख मिल जाते हैं ना, सब सही होता है जीवन में। फिर एक होता है कि अरे घर बन जाता ना मेरा, फिर तो मेरा जीवन सॉर्टेड है। फिर जैसे उसका घर बनता है बोलता है अरे मेरे बच्चों की शादी हो जाती है ना, फिर सब सॉर्टेड है। फिर जैसे ही बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चे शादी नहीं कर रहे होते हैं, अरे मेरे बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, फिर वो बुढ़ा हो जाता है। फिर मेरा पोता मुझे गाली दे रहा है है ना, कि अरे मेरे पोते ने मुझसे ऐसा व्यवहार कर दिया, ये मुझे पूछते नहीं है। तो आदमी ना फंस जाता है, घन चक्कर बन जाता है इन सब चीजों में। मतलब अगर आप सोच के देखो, है ना, कि सबसे पहले आपको बोला जाता है कि भैया अपनी राइटिंग सही कर ले, राइटिंग सही कर ले, सब सही है तेरी जिंदगी में, सब सॉर्टेड है। फिर उसके बाद आपको बोला जाता है अरे 5वीं पास कर ले, सब सॉर्टेड है, 8वीं पास कर ले, सब सॉर्टेड है। वो सॉर्टेड कभी नहीं होता, वो सॉर्टेड हो सकता है, वो आप अभी सोच लो कि सब सॉर्टेड है तो सब सॉर्टेड है, वरना दुनिया के हिसाब से कभी सॉर्टेड नहीं हो सकता। वो भागते रहोगे आप, अपने हिसाब से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। राइट। तो इसी पे आपकी एक और कविता हम सुनना चाहेंगे। दर्शक काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं कि हम एक और कविता सुने। कि मुमकिन है कि ये किसी से सुना ना होगा, मुमकिन है कि किसी से ये सुना ना होगा, निखरने से पहले आपको बिखरना होगा, निखरने से पहले आपको बिखरना होगा। कि मुमकिन है कि ये किसी से सुना ना होगा, निखरने से पहले आपको बिखरना होगा। मांझे को गर्दन काटने की आज़ादी होगी, मांझे को गर्दन काटने की आज़ादी होगी। उस जगह कबूतरों का उड़ना मना होगा, उस जगह कबूतरों का उड़ना मना होगा। अब रिश्ता तभी कामयाब हो सकता है, अब रिश्ता इस दौर में कि अब रिश्ता तभी कामयाब हो सकता है, रिश्ते को बनाने से पहले परखना होगा, रिश्ते को बनाने से पहले परखना होगा। मुझे कैद में रखने की बस एक यही शर्त है, मुझे कैद में रखने की एक बस यही शर्त है, तुम्हें पिंजरा हमेशा खुला रखना होगा। मुझे कैद में रखने की बस यही शर्त है, तुम्हें पिंजरा हमेशा खुला रखना होगा। है रास्ते अलग, है रास्ते अलग, सबकी है मंजिल अलग, है रास्ते अलग, सबकी है मंजिल अलग। मंजिल पानी है तो अकेले चलना होगा, क्या बात, मंजिल पानी है तो अकेले चलना होगा। तो ये थे हमारे साथ विपुल जोशी जी, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और आप इन्हें सुन रहे थे हेलो हल्द्वानी रेडियो पर। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ऐसा कोई, मतलब मैं इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं संदेश दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सबको अपना अपना जीवन जीना चाहिए। और क्या है कि अपना रास्ता ना खुद बनाना चाहिए। एक, मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि एक अपनी हॉबी बनाओ, हाँ। है ना, जो आपकी हॉबी है उसको अपना पैशन बनाओ और उसी को अपना ना प्रोफेशन बनाओ। और फिर क्या होगा कि फिर मैं कहता हूँ आप सक्सेस नहीं भी हुए, आप सफल नहीं भी हुए, तो आप कम से कम खुश तो रह पाओगे जीवन में, खुशी होना चाहता है। और वो वही अंतिम लक्ष्य वही है ना। हाँ। आप इतना सब जो जोड़ रहे हो खुश होने के लिए जोड़ रहे हो ना। तो मुझे लगता है कि आदमी को ना अपने रास्ते पे चलना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मैं वो किसी का वो नहीं करता, लेकिन मेरे सारे दोस्त आज नौकरी कर रहे हैं ना जी, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे लगता है मैं खुश हूँ उनसे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि आदमी को अपना रास्ता खुद, अपना पर्पस, मतलब कि जो सब कर रहे हैं वो भी मैं करूँ। जैसे अभी आप, मतलब मेरे को ये बहुत बड़ा बुरा सा लगता है, अब जैसे आप देखते हैं आजकल हर कोई व्लॉगर बना हुआ है ना, यूट्यूब वो बना रहा है, लेकिन उसकी अपनी हॉबी क्या है उसको पता नहीं है ना। शायद अगर वो अपनी हॉबी को फॉलो करता तो शायद वो और बेहतर उस चीज को बेहतर कर पाता। अगर वो सपोज व्लॉगिंग भी कर रहा है तो वो कुछ सपोज अगर उसको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है, हाँ। अगर वो टेक्निकल व्लॉगिंग ही करे तो शायद वो ज्यादा आगे जा सकता है। लेकिन ये कि जो उसने देखा तो उसको ही फॉलो कर रहा है। वो थोड़ा भेड़ चाल से बचना चाहिए आदमी, क्योंकि क्या होता है कि भेड़ चाल में आपने, ये सबको पता है कि जब भेड़ें गिरती हैं तो फिर वो एक साथ सारी एक साथ गिरती है ना, और एक के ऊपर गया। तो ये है चीज। तो अभी आप सुन रहे थे विपुल जोशी जी को, और ये जो वार्ता है, जो हमने कार्यक्रम कविता संसार है, इसे आप YouTube में भी देख सकते हैं। हेलो हल्द्वानी YouTube चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। मैं हूँ आपके साथ आपका RJ इंद्र। तो धन्यवाद आप सभी का सुनने।